जी अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट लेक्चर आफ्टर पार्टीशन 1947 के बाद 2009 तक जो कि आपका सिलेबस है। अब हम उसको स्टडी करेंगे, तो उसमें से अहम चीज़ें वो आपको इंशाल्लाह एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से करवाई जाएंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारी आफ्टर पार्टीशन के जो अहम वाक़यात थे उसको हम अभी पढ़ते हैं। जी, पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली पाकिस्तान मार्ज वजूद में आने के बाद सबसे जो पहला काम हुआ वो पाकिस्तान की जो दस्तूर साज असम्बली थी उसका चुनाव किया गया। सबसे पहले ये बात याद रखें कि जो 1946 में 46 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें मुत्तहिदा हिंदुस्तान यूनाइटेड इंडिया में जो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे यानी कि इलेक्ट हो गए थे प्रोविंशियल असम्बली के, उनको पाकिस्तान की दस्तूर असम्बली का मेंबर बनाया गया और उसके अरकान थे 69। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली जो थी उसके अरकान थे 69। याद रखें, ये पेपर में बड़ी दफ़ा सवाल पूछा गया है। अब स्टार्ट करते हैं जी शुरू से। 7 अगस्त 1947 को कायदे आज़म कराची पहुंच गए जी। असम्बली से पहले हम बात करते हैं जी ये स्टार्ट किस तरह हुआ। 7 अगस्त 1947 को कायदे आज़म कराची मुंतकिल हो गए। ये जी फर्स्ट स्टेप था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। उसके बाद 10 अगस्त 1947 को पहली दस्तूर साज असम्बली द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का इजलास हुआ। और ये क्वेश्चन पेपर में कई दफ़ा आ चुका है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का इजलास की सदारत किसने की, यानी कि प्रिजाइडिंग किसने की थी। तो जोगिंदर नाथ मंडल ने। ये जो है मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसको आपने याद रखना है, ये पेपर में आ चुका है, इसके आने के चांसेस हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की सदारत प्रिजाइडिंग ओवर किसने की थी? जोगिंदर नाथ मंडल ने। याद रखा है जी। उसके बाद 11 अगस्त, मैं चाहता हूँ कि एक तरतीब से आपको पढ़ाया जाए ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। 11 अगस्त 1947 को कायदे आज़म को दस्तूर साज असम्बली का सदर मुंतखब किया गया। यहां तक ये भी डेट याद रखें कि 11 अगस्त को कायदे आज़म को प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया दस्तूर साज असम्बली का, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का। अच्छा, इसका स्पीकर कौन था पहला? बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर पीपीएससी में आ चुका है कि इसके जो पहले स्पीकर थे, पहले स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन। पहले स्पीकर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान के जो पहले स्पीकर थे वो मौलवी तमीजुद्दीन थे जी।
अब 14 अगस्त, अच्छा एक चीज़ ये भी याद रखें कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का इजलास कहाँ हुआ? कराची में। कराची की जो मेन बिल्डिंग थी, जो प्रोविंशियल असम्बली की बिल्डिंग थी, वो ही वहाँ ही इजलास हुआ था। ये भी चीज़ आपने जहन में रखनी है। और 14 अगस्त को माउंट बैटन ने जी, 14 अगस्त 1947 को माउंट बैटन ने जो इक़्तिदार था पाकिस्तान को के हवाले कर दिया, यानी कि कायदे आज़म, इसका बाकायदा ऐलान किया गया। अनाउंसमेंट की गई कि पाकिस्तान अब एक अलहदा मुमलकत है, डोमिनेंट स्टेट है। तो 14 अगस्त 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाया। ये क्वेश्चन भी अहम है कि कब हल्फ उठाया? 15 अगस्त को। ये एक तरतीब से मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चलता जाए, समझ आती जाए कि 15 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया था। और ये हल्फ लिया किसने था? चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद ने। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो थी वो अब्दुल रशीद, उनके जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कायदे आज़म से हल्फ लिया था। अब कायदे आज़म गवर्नर जनरल बन गई। इसके बाद जो कैबिनेट बनी उससे हल्फ किसने लिया था? ये पॉइंट याद रखें, वो कायदे आज़म ने, गवर्नर जनरल ने, जो कबीना बनी थी पाकिस्तान की पहली कबीना, कायदे आज़म ने उनसे हल्फ लिया था। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो पहली कैबिनेट थी उसमें जो पोर्टफोलियो थे, यानी कि जो महकमे थे, मुख्तलिफ महकमे किन किन को दिए गए, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ये सवाल पेपर में बहुत दफ़ा पूछा गया है। अक्सर पूछ लेते हैं कि जी गजनफर अली महकमा हेल्थ या फूड, अभी दो दो तीन तीन वजारतें थी एक बंदे के पास, तो वो घुमा फिरा के भी पूछ लेता है क्वेश्चन। तो बताएं कि जी हेल्थ के जो मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो गजनफर अली थे। फूड के मिनिस्टर कौन थे? वो भी गजनफर अली थे। ये सवाल पीपीएससी में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, ये रिपीट होता रहता है। तो अभी हम फर्स्ट कैबिनेट की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की जो फर्स्ट कैबिनेट थी उसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं। एक चीज और याद रखें कि 15 बलोच रेजिमेंट, ये सवाल आपको बहुत कम लोगों को याद होता है कि 15 बलोच रेजिमेंट ने कायदे आज़म को गवर्नर जनरल का हल्फ लेने के बाद सलामी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया था। जी क्लियर हो गया। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड ने भी सलामी दी थी। 15 बलोच रेजिमेंट के बाद इन्होंने भी गार्ड ऑनर पेश किया था, मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड। जिसकी सदारत कौन कर रहे थे? नवाब सदीक। नवाब सदीक जो थे ये गार्ड ऑफ ऑनर की सदारत कर रहे थे, इन्होंने पेश किया इनकी सरबराही में। तो ये चीज़ें होगी मेन चीज़ें। मेरी कोशिश थी कि जो अहम अहम क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो करवाए जाए। इनमें से ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये जी पेपर में आ चुके हैं। अगर आप साबका पेपर लें हिस्ट्री के या पाक स्टडी के, तो ये अक्सर रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन।
उसके बाद एक चीज़ और लिख लें कि पाकिस्तान, इधर ही मैं लिख देता हूँ, दस्तूर साज असम्बली के अरकान। टोटल मेंबर ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कितने थे? 69 याद रखें। लेकिन 79 क्यों हो गए, कैसे हुए? ये अक्सर पेपर में लिखा होता है, सॉरी बुक्स में लिखा होता है। तो आपको बताता जाऊं कि जो 1946 के इलेक्शन हुए थे उसमें मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जो मुस्लिम लीग या मुस्लिम नुमाइंदों ने जो शिरकत की थी या जो इलेक्ट हुए थे वो 69 थे। पार्टीशन के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद 10 मेंबर्स का इजाफा कर दिया गया था, 10 मेंबर्स का इजाफा कर दिया और ये बन गए 79। एक्चुअल जो तादाद थी, नंबर्स थे, वो 79 थे। जब 1947 के बाद 69 थे, फिर उसके बाद 10 का ऐड किया गया, इजाफा किया गया। और ये कहाँ से किया गया? ये जितने भी महाजरीन थे जो इंडिया से पाकिस्तान आए उनके लिए सीटें मुख्तस की गई। और इसके अलावा जितने भी स्टेट्स थी, कल्लात, खैरपुर, चित्राल, लसबेला, इस तरह की जितनी भी स्टेट्स थी उनको भी नुमाइंदगी दी गई, एक एक सीट दी गई। तो इस तरह 10 सीटों का इजाफा किया गया और टोटल सीट बन गई 79। ये क्वेश्चन आ चुका है जी, इसको ध्यान में रखें कि पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की तादाद कितनी थी, तो आपने कहना है 79। अगर ऑप्शन चेक करना है कि 79, बाज़ का तो इस तरह में पूछ लेता है कि कितने ऐड किए गए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में कितने लोगों का इजाफा किया गया, तो 10, ये भी आपने याद रखना है 10। 69 में 10 डालें तो 79 टोटल ये थे। यहां तक क्लियर हो गया जी। अब आगे चलते हैं। जी, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली जो कैबिनेट थी उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और उनके पास कौन से पोर्टफोलियो थे, यानी कि कौन से महकमे थे। जैसा कि आप सबको पता है कि जो वजीर आजम थे वो लियाकत अली खान थे। इनके पास 2 महकमे और थे, जेल में रखना है जी। 2 महकमे और थे, फॉरेन अफेयर प्लस डिफेंस। लियाकत अली खान वजीर आजम तो थे, लेकिन इसके अलावा वो फॉरेन अफेयर्स भी डील करते थे और डिफेंस के भी मिनिस्टर थे, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जी मिनिस्टर थे आई चुंदरीगर। ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स थे। इनके पास पोर्टफोलियो या इनका महकमा कौन था? कॉमर्स। उसके बाद गजनफर अली खान, इनके पास था फूड, खुराक प्लस हेल्थ। खुराक और हेल्थ के जो मिनिस्टर थे वो गजनफर अली खान थे। चौथे नंबर पे अब्दुर्रब निश्तर। इनके पास कौन सा महकमा था? कम्युनिकेशन का, मवासलात। कम्युनिकेशन जी। उसके बाद 5वें नंबर पे, जब फर्स्ट कैबिनेट की बात हो रही है, 5वें नंबर पे थे जी फजलुर रहमान। ये इंटीरियर मिनिस्टर थे, वजीर दाखिला। और एजुकेशन। फजलुर रहमान पाकिस्तान के पहले वजीर तालीम भी थे
और वजीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर भी थे। ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। इसके अलावा जोगिंदर नाथ मंडल, जोगिंदर नाथ मंडल वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड लेबर। ये वजीर कानून थे, इसके अलावा लेबर भी थे। ये पाकिस्तान की फर्स्ट कैबिनेट थी। ठीक 3 माह बाद एक और इजाफा किया गया वजारत के अंदर, और वजीर खारजा किसको बनाया गया? सर जफरुल्लाह खान को। इनको जी वजीर खारजा बनाया गया। ये पाकिस्तान की फर्स्ट कैबिनेट थी। एक और महकमे का भी इजरा किया गया था, वो रेफ्यूजीज़ की। रेफ्यूजीज़ जितने भी महाजरीन थे जो कि इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान में आए थे, उनके लिए एक अलहदा डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसके जो पहले मिनिस्टर थे वो भी फजलुर रहमान, उनको ये महकमा अलाट किया गया था। तो ये फर्स्ट कैबिनेट थी पाकिस्तान की। इसमें से ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। अक्सर आपने PPSC में अगर एग्ज़ाम देखें, उनकी साबका पेपर देखें, तो क्वेश्चन होगा हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले हेल्थ के कौन थे? तो वो गजनफर अली खान थे। या फूड के पूछ लेता है। इसी तरह अगर एजुकेशन के पूछ ले या इंटीरियर मिनिस्टर के पूछ ले, तो वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये फजलुर रहमान भी, ये भी सवाल 1-2 दफ़ा आ चुका है। यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी जी, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। प्रोविंशियल गवर्नर थी। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के जो सूबे थे उनके पहले गवर्नर कौन रहे। ये आपको 2 तरह का फ़ायदा देगा, एक तो पाक स्टडी के हवाले से और दूसरा करंट अफेयर के हवाले से भी। ये सवाल दोनों तरह से पूछा जा सकता है, करंट अफेयर के हवाले से भी। तो सबसे पहले बात करते हैं जी सूबा ईस्ट बंगाल की जी। ईस्ट बंगाल, जो बंगाल मगरबी पाकिस्तान था, इसके जो पहले गवर्नर थे वो सर फ्रेडरिक बोनर थे। सर फ्रेडरिक बोनर, इसके पहले ईस्ट पाकिस्तान। पंजाब के सर फ्रांसिस सर फ्रांसिस मूडी, ये पंजाब के पहले गवर्नर थे। ये सवाल भी पूछा गया कई दफ़ा PPSC के एग्ज़ाम में कि पहले गवर्नर कौन थे पंजाब के? सर फ्रांसिस मूडी, आफ्टर पार्टीशन के बाद। उसके बाद सिंध के सर हदायतुल्लाह, सर गुलाम GHULAM गुलाम हदायतुल्लाह। उसके बाद आ गया जी NWFP, सर जॉर्ज कनिंगम। ये जो थे NWFP के पहले गवर्नर थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, जो आजकल सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। अब 5वें नंबर पे आ गया बलूचिस्तान।
बलूचिस्तान के जो कोई पहले गवर्नर का नाम बता सकता है? बलूचिस्तान के जी गवर्नर थे ही नहीं। याद रखें, बलूचिस्तान वाहिद सूबा था, वाहिद प्रोविंस था कि जिसका कोई गवर्नर नहीं था, और यह डायरेक्ट किसके मुतहत था? गवर्नर जनरल के अंडर। ये कायदे आजम की कस्टडी में था, अंडर गवर्नर जनरल रूल, यानी कि उनके मतहत था। इस सूबे में कोई भी गवर्नर नहीं था। ये थे गवर्नर, प्रोविंशियल गवर्नर्स तमाम सूबों के। अब हम जी आगे चलते हैं। रेड क्लिफ अवार्ड्स, रेड क्लिफ अवार्ड्स ये बड़ा मशहूर टॉपिक है, आप सबको उम्मीद है कि ये अच्छी तरह पता भी होगा। रेड क्लिफ, ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी, ये क्या था? ये बेसिकली पंजाब और बंगाल की पार्टीशन का एक प्लान था, जिसको रेड क्लिफ अवार्ड का नाम दिया गया। रेड क्लिफ जो था ये एक वकील था, पेशे के लिहाज से लॉयर था। ये पेशे के लिहाज से वकील था और इंग्लैंड में इसको खसूसी इसी काम के लिए भेजा गया था। जुलाई 1947 को ये हिंदुस्तान पहुंचा। याद रखें ये कब आया? 8 जुलाई 1947 को, क्योंकि बंगाल और पंजाब की पार्टीशन का मसला बहुत ही ज़रूरी था। पंजाब में चूँकि मुस्लिम के साथ साथ सिख बहुत ज़्यादा तादाद में थे, इसलिए उसको तकसीम करने का फ़ैसला किया गया। और जो बंगाल था, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की मेजॉरिटी थी, यानी कि 19-20 का तनासब था, तो इसी वाले से उसकी भी ये तकसीम की गई। 8 जुलाई 1947 को हिंदुस्तान आया। और याद रखें ये क्वेश्चन पीपीएससी में आ चुका है, लेक्चरर में, एसएस में, कि रेड क्लिफ अवार्ड्स कब अनाउंस किया गया? 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ अवार्ड अनाउंस किया गया। ये सवाल आपने ज़हन में रखना है, इसकी डेट नहीं भूलनी। 17 अगस्त 1947 को अनाउंस किया गया था रेड क्लिफ अवार्ड। अब रेड क्लिफ अवार्ड आपको सबको पता है कि क्या था, ये तकसीम थी। और इसमें कितने कुल मेंबर थे, एक चीज़ ये भी याद रखें, काफ़ी अहम सवाल है। इसके कुल मेंबरान कितने थे? रेड क्लिफ अवार्ड के 5 मेंबर थे। हाउ मैनी मेंबर्स इन रेड क्लिफ अवार्ड? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 5, कि कुल मेंबरान थे 5। अच्छा जी, अब पार्टीशन होनी थी बंगाल की। सबसे पहले बंगाल को देखते हैं कि बंगाल में जो कलकत्ता था, जो सबसे अहम शहर था बंगाल के अंदर, वो किसको दे दिया गया? इंडिया को, क्योंकि उसकी जो बंदरगाह थी वो करीब थी और उसमें मेजॉरिटी भी हिंदुओं की थी, इसलिए वो इंडिया के हवाले किया गया कलकत्ता। अब रेड क्लिफ अवार्ड में बहुत सारी बेइज्जतियाँ भी हुई, नाइंसाफ़ियाँ भी हुई। जैसे कि मुर्शिदाबाद का इलाका था, ये मुस्लिम मेजॉरिटी का इलाका था, मुर्शिदाबाद और नादिया।
और ज़िला, ये दोनों ज़िले थे, डिस्ट्रिक्ट थे, ज़िला मुर्शिदाबाद और ज़िला नादिया, ये भी इंडिया को दिए गए। अब इसके मेंबरान कौन कौन थे, ये अहम सवाल है कि इसके मेंबरान कौन कौन थे। जो बंगाल की पार्टीशन कमेटी बनी थी उसके जो मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे। सी बसवास और दूसरे कौन थे, बी के मुखर्जी। ये इंडिया की तरफ से थे, सी बसवास और बी के मुखर्जी, ये दो मेंबर्स थे रेड क्लिफ अवार्ड्स के। याद रखना है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि बंगाल के जो रेड क्लिफ अवार्ड्स के मेंबर्स थे उनका नाम क्या है। तो सी बसवास और बी के मुखर्जी ये इंडिया की तरफ से थे, और पाकिस्तान की तरफ से थे अबू साले मोहम्मद अकरम, अबू साले मोहम्मद अकरम, और उनके साथ थे S.A. रहमान, S.A. रहमान, ये पाकिस्तान की तरफ से थे। क्योंकि दो मेंबर चूज किए गए थे, तो दो पाकिस्तान की तरफ से, दो इंडिया की तरफ से। ये आप देख रहे हैं कि सी बसवास और बी के मुखर्जी इंडिया की तरफ से नुमाइंदे थे, और पाकिस्तान की तरफ से अबू साले मोहम्मद अकरम और S.A. रहमान। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं जी पंजाब की तरफ। अब पंजाब में जो मेंबरान थे उनके नाम क्या क्या थे। जस्टिस तेजा सिंह, जस्टिस तेजा सिंह, और इनके साथ थे सरचंद महाजन, सरचंद महाजन, ये इंडिया की तरफ से थे, ये इंडिया की तरफ से मेंबर थे। और पाकिस्तानी जस्टिस दीन मोहम्मद, और जस्टिस मुनीर, जस्टिस मोहम्मद मुनीर, ये पाकिस्तान की तरफ से थे। ये कुल मेंबरान थे जिन्होंने रेड क्लिफ अवार्ड्स का फैसला करना था, और इन्होंने अपने अपने जो मशवरे थे वो रेड क्लिफ को दिए, लेकिन हरफ आखिर जो थी वो, चूँकि वो प्रेसिडेंट था तो उसकी बात ही मानी गई। अब पंजाब में जो सिख थे वो कहते थे कि पंजाब के जो अहम ज़िले हैं जैसे कि लाहौर, शेखोपुरा, सियालकोट, लायलपुर, इसके अलावा मोंटगोमरी, ये जितने भी ज़िले हैं ये इंडिया को दिए जाएं, यानी कि जो इंडियन पंजाब है उसको दिए जाएं। वो किस हवाले से कहते थे, वो इस हवाले से कहते थे कि यहाँ पे जो सिखों की अहम मुकामात हैं, सिखों की ज़मीनें हैं, तो इसीलिए ये इलाके पाकिस्तान की बजाय इंडिया में शामिल किए जाएं। इसके अलावा फ़िरोज़पुर की तहसील, फ़िरोज़पुर खुद और उसकी तहसील ज़ीरा, ये जो थी ये भी पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की गई। फ़िरोज़पुर प्लस ज़ीरा, ये जो तहसीलें थी दो, ये इंडिया को दे दी गई। अब हमें सिर्फ एक तहसील दी गई, शकरगढ़, याद रखें जी, शकरगढ़, नारोवाल के पास है शकरगढ़, और ये तहसील पाकिस्तान को दी गई। इसके अलावा बटाला, ये तहसील इंडिया को दी गई।
उसके अलावा पठानकोट, ये गुरदासपुर की तहसील थी। पठानकोट और बटाला ये दोनों पाकिस्तानी यानी कि यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी, और ये फैसला किया गया था कि जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी होगी वो पाकिस्तान को दी जाएगी, लेकिन यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों तहसीलें इंडिया को दे दी गई। इस तरह रेड क्लिफ अवार्ड का फैसला किया गया। अभी तफसील में ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि ये सब आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं। यहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन आपको मैंने बताया है कि रेड क्लिफ कब हिंदुस्तान आया, व्हेन वाज रेड क्लिफ अराइव्ड इन इंडिया, तो आपका जवाब होना चाहिए 7 जुलाई 1947 को। और इसके बाद कि व्हेन रेड क्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस्ड, तो वो आप याद रखें 17 अगस्त 1947 को अनाउंस किया गया। रेड क्लिफ में ये ही, हाँ एक सवाल जो आया था कि पेशे के लिहाज से बाय प्रोफेशन रेड क्लिफ कौन था, तो वो लायर था। ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि वो कोई लायर था, वकील था। इसके अलावा एक और सवाल मेरे जेहन में आ गया है कि एक क्वेश्चन आया था गालबन 2021 के पेपर में लेक्चरर हिस्ट्री में कि सर सिरिल रैडक्लिफ, उसके स्पेलिंग दिए गए थे कि उसका पूरा नाम सर सिरिल रैडक्लिफ था। ये आपने जेहन में रखना है, CYRILL सिरिल रैडक्लिफ। ये उन्होंने इसके स्पेलिंग पूछ लिए थे, मुख्तलिफ स्पेलिंग मुख्तलिफ, ये चेंज करके, ये सेम था एक ही था, ये चेंज करके उन्होंने 4 ऑप्शन दिए गए थे। ये जेहन में रखिए। अब आ जाते हैं जी, जो एसेट्स पाकिस्तान को दिए गए, यानी कि जो पाकिस्तान के हिस्से में जो जो चीज़ें आई, मिलिट्री एसेट्स। सबसे पहले मिलिट्री एसेट्स की बात करते हैं। मिलिट्री एसेट्स पाकिस्तान को 36% के हिसाब से दिए गए। याद रखें 36% के हिसाब से, और 64% 64% इंडिया को, 36% मिलिट्री एसेट्स जो थे ये पाकिस्तान को, और 64% इंडिया को। इसके अलावा पाकिस्तान को के हिस्से में जो रुपया आता था वो तकरीबन 1 अरब बनता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में टोटल 4 अरब रुपया था। टोटल 4 अरब रुपया थे। पाकिस्तान का हिस्सा कितना बनता था जी? पाकिस्तान का हिस्सा बनता था 1 अरब। लेकिन मिला कितना, कोई बता सकता है? पाकिस्तान को कितने पैसे मिले थे? 75 करोड़, 75 करोड़ जो थे, 750 मिलियन, 750 मिलियन ज़हन में रखें। ये सवाल भी आ चुका है। 750 मिलियन रुपीस आपने याद रखना है, पाकिस्तान के हिस्से में जो बनते थे। लेकिन हमें दिए कितने गए? 20 करोड़। ये भी ज़हन में रखने। ये सवाल भी बन सकता है कि पाकिस्तान को आफ्टर पार्टीशन कितने पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिए? 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ दिए थे 75 करोड़ में से, जो कि पाकिस्तान के लिए नाकाफ़ी थे। और पाकिस्तान ने बारहा इंडिया को बावर कराया कि बकिया जो रकम है वो जल्द अदा की जाए ताकि महाजरीन की जो आबादकारी है वो हो सके,
एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो मसाइल हैं उनको सॉल्व किया जा सके। लेकिन इंडिया अपनी हट दर्मी पे कायम रहा और बाकी के जो 55 करोड़ थे वो नहीं दे रहा था। तो इसके लिए गांधी जी ने मर्द भर्त रखा था। याद रखें, जो गांधी जी की असैसिनेशन थी उसके पीछे इन्हीं 55 करोड़ का हाथ था। गांधी साहब पहले तो मानते नहीं थे कि अखंड भारत का वो नारा लगाते थे, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान अलहदा हो, सेपरेट हो। लेकिन जब हो गया तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को उसके हिस्से के पैसे दिए जाएं। और जो हुकूमत थी, नेहरू साहब थे जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त, वो नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने मरण भरत का तहैया कर लिया और ये ऐलान कर दिया कि मैं टिल डेथ कुछ नहीं खाऊं पीऊँगा। तो तब जाके जो बकिया पाकिस्तान के 55 करोड़ थे वो अदा किए गए। और इसी बात को लेकर एक मिलिटेंट, हिंदू मिलिटेंट ने गांधी को कत्ल कर दिया गया था 1948 को। याद रखें, जनवरी 1948 को गांधी को कत्ल कर दिया गया था और उसका नाम था गॉडसे। जिसने कत्ल किया था, ये क्वेश्चन भी आ गया है, गॉडसे, उसका नाम था गॉडसे, गांधी का कातिल। ये हिंदू था, मिलिटेंट था, जो हिंदू एक तंजीम थी मिलिटेंट, उससे ये रिलेटेड था और इसने गांधी को 1948 में कत्ल कर दिया, असैसिनेशन उसकी कर दी। चले जी, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसके अलावा ये एसेट्स में अभी थोड़ी सी और चीज़ें थी कि कुल कितने कारखाने थे, 921। याद रखें, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में टोटल कारखाने थे 921। 921 कारखाने थे, जिनमें पाकिस्तान के हिस्से में कितने आए, ओनली 34। ये भी चीज ज़हन में रखें जी, 34 कारखाने सिर्फ पाकिस्तान को मिले, जिनमें सीमेंट के थे 4 कारखाने, सूती कपड़े के 17 कारखाने और शुगर मिले थी 4, और शीशे के थे कारखाने। इस तरह के 34 सिर्फ कारखाने पाकिस्तान को मिले थे। इसके अलावा पाकिस्तान को 2 बंदरगाहें दी गई थी, 2 सी पोर्ट दिए गए थे। एक तो कराची था और दूसरा क्या कौन सा है, कोई बता सकता है जी? एक जो बंदरगाह थी वो कराची थी और दूसरी बंदरगाह कौन सी थी? चिटागोंग। ये 2 बंदरगाहें पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। अच्छा जी, अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको से शेयर करता जाऊं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ज़हन में आ जाते हैं और वो होते भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने, दस्तूर साज असम्बली ने पाकिस्तानी फ्लैग को कब अप्रूव किया था? बड़ा अहम सवाल है कि पाकिस्तानी झंडे को पहली दस्तूर साज असम्बली ने कब अप्रूव किया? 11 अगस्त 1947 को। याद रखें, जब पहला इजलास हुआ था 11 अगस्त 1947 को। अगस्त 1947 को। इसके बाद वो कौन सी शख्सियत थी इंटरनेशनली जिसने पहली दस्तूर साज असम्बली से खिताब किया था? आप में से किसी को पता है जी कि पहला आदमी कौन था या पहला सरबराह मुमलिकत कौन था जिसने पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली से खिताब किया? उसका नाम था रज़ा शाह पहलवी। याद रखें, रज़ा शाह पहलवी, ये शाह ईरान था। इसने
पहली दस्तूर साज असम्बली से खिताब किया। 1949, डेट जरूर याद रखें, मार्च 15 मार्च 1949, 1949। सर क्लियर नजर नहीं आ रहा। जी नजर नहीं आ रहा थी? नहीं सर क्लियर नजर नहीं आ रहा, धुंधला आ रहा है। अच्छा अच्छा, ये मेरा ख्याल है आप जब देखेंगे बाद में तो ये सही नजर आएगा। थोड़ा ना वाइट बोर्ड मार्कर ज़रा क्लियर इस्तेमाल कर लें, वाइट बोर्ड बदल देंगे ना। ठीक हो गया। चलिए जी, ये अभी थोड़ा सा इधर अब नजर आया है कि दोबारा लिख दी? सर वैसे ही है, सेम नहीं नजर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आ चलिए जाएगा। मैं जी एक कोशिश करता हूँ, बोर्ड मार्कर चेंज करता हूँ। ये तो ये साइड वाला नजर भी नहीं आ रहा जो आप करवा रहे हैं ना अभी। बेटा ये छोड़े आपको। चले मैं जी अब देखें जी, अब आपको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब नजर आया? मैं इधर कर लिख देता हूँ, दोबारा साफ करके लिख देता हूँ ताकि जिसको नजर नहीं आ रहा वो भी देख ले। यहां मैंने लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी फ्लैग को कब अप्रूव किया गया, तो 11 अगस्त 'approved by first Constituent Assembly in 11 अगस्त 1947। एक चीज़ मैंने ये लिखी थी कि पाकिस्तानी फ्लैग को अप्रूव किया गया। दूसरी चीज़ मैंने लिखी थी कि वो कौन सी शख्सियत थी बैनुल अक़वामी इंटरनेशनली कि जिसने पहली कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली से खिताब किया था, वो थे रज़ा शाह पहलवी। क्वेश्चन मसला बन के आता है कि हु वाज द मैन या हु वाज द लीडर हु प्रिजाइडिंग ओवर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली, तो वो थे रज़ा शाह पहलवी। रज़ा शाह पहलवी, ये कब इन्होंने खिताब किया था? 15 मार्च 1949 में इन्होंने पहली दस्तूर साज असम्बली से खिताब किया था। जी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। छान रहा है ना, सही है। जी अब अगला हमारा जो टॉपिक है कि आफ्टर पार्टीशन का जो एक अहम क्वेश्चन है कि रियासतों का इल्हाक, एसेसिनेशन ऑफ स्टेट्स। अब इस हवाले से सबसे जो अहम क्वेश्चन है कि इंडिया में यानी कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कुल कितनी रियासतें थीं? कुल रियासतें इंडिया के अंदर ये थे जी 562। बाज़ बुक्स में इससे ज़्यादा भी लिखा हुआ है,
लेकिन वो गलत है। ये जो है कुल रियासतें 562 थी, याद रखें मुत्तहिदा हिंदुस्तान में। ये जो इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान जो इस बुक के आथर हैं वो थे पाकिस्तान के फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। हाँ जी, एक क्वेश्चन मेरे जेहन में और आ गया कि अगर आपसे कोई पूछ रहे कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल कौन था, तो वो थे चौधरी मोहम्मद अली। ये चीज़ जेहन में रखें कि चौधरी साइड में लिख देता हूँ। ये एक अहम क्वेश्चन है, पेपर में आ भी चुका है कि पाकिस्तान के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे, चौधरी मोहम्मद अली। इन्होंने ये बुक लिखी है इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर जो टोटल स्टेट्स लिखी हुई हैं वो लिखी हुई हैं 562, 562 रियासतें थी। अब रियासतों को ये तजवीज़ दी गई कि आप इंडिया या पाकिस्तान दोनों में से जिसके साथ मर्जी इल्हाक कर लें। तो अब मुश्किल क्या थी, मुश्किल ये थी कि कुछ रियासतें थी कि जिनमें ज़्यादा तादाद जो थी वो थी हिंदुओं की, लेकिन उनके जो सरबराह थे रियासत के वो थे मुसलमान, जैसे कि हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़। इन रियासतों के जो सरबराह थे ये तो थे मुसलमान, लेकिन ये इनमें मेजॉरिटी जो थी वो हिंदुओं की थी। तो अब जैसे कि कश्मीर का जो राजा था गुलाब सिंह, आपको पता है कि गुलाब जो कश्मीर की स्टेट थी ये मेजॉरिटी तो थी मुसलमानों की थी, लेकिन उसका जो राजा था वो हिंदू था, सिख था। इस हवाले से अब रियासतों को ये बड़ी बंदर बांट हुई है, तो नाइंसाफ़ियाँ भी बहुत जगह हुई हैं। तो सबसे पहले जो हुई है वो हम पढ़ते हैं जूनागढ़ में। पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली रियासत थी जिसके साथ नाइंसाफ़ी की गई वो थी रियासत जूनागढ़। रियासत जूनागढ़ साहिली पट्टी के साथ साथ यानी कि कराची सिंध के साथ साथ ये पाकिस्तान से मिलती थी। रियासत जूनागढ़ ज़मीनी रास्ता नहीं था, सिर्फ समंदरी रास्ता था। एक तो ये चीज़ याद रखें। पाकिस्तान के साथ इसमें मेजॉरिटी किसकी थी, हिंदुओं की। लेकिन जो राजा था वो मुसलमान था, जो नवाब था वो मुसलमान था। इनको जब कहा गया कि आप माउंटबेटन ने तमाम जो स्टेट्स थी उनके नवाबों को ये पैगाम दिया कि आपके पास सितंबर तक का टाइम है, आप ऐलान करें कि आप किन के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। तो ये 15 अगस्त तक तो उन्होंने फैसला ना किया, लेकिन सितंबर में जाके 5 सितंबर 1947 को इन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक़ करने का फैसला कर लिया। अब कायदे आज़म ने इसको अप्रूव कर दिया, लेकिन जो इंडियन फ़ौजें थी ये रियासत जूनागढ़ में दाखिल हो गई और उस पर कब्ज़ा कर लिया नाजायज़, जिसकी वजह से ये जो रियासत थी ये पाकिस्तान के साथ ना इल्हाक कर सकी। और इसके अलावा इसमें जो एक अहम क्वेश्चन है कि रियासत जूनागढ़ के जो दीवान थे यानी कि वज़ीर आज़म वो कौन थे, बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। दीवान वज़ीर आज़म इस रियासत के थे सर शाहनवाज भुट्टो। जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद जो थे ये इस रियासत जूनागढ़ के राजा के वज़ीर आज़म थे, दीवान थे। ये इन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ हिलाक हो जाए, लेकिन 20,000 फौजें उतार दी गई इंडियन फौज।
इन्होंने रियासत पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया और इस तरह रियासत का इल्हाक पाकिस्तान के साथ ना हो सका। जो लियाकत अली ख़ान थे उन्होंने बारहा कोशिश की कि किसी तरह ये हल हो जाए मसला, और ये जो अवामी राय थी, माउंटबेटन कहता था कि अवामी राय ले लें। अवामी राय क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट जानी थी, हिंदुओं की मेजॉरिटी थी, जो नवाब थे वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक़ करें। इस वजह से ये पाकिस्तान के साथ इलाक़ नहीं हो सका और इस रियासत पे भी इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद आ गई जी हैदराबाद दक्कन। अब नीचे जगह थोड़ी है, यहाँ तक नज़र आ रहा है आपको? जी सर आ रहा है नज़र। ठीक हो गया। ये सबसे बड़ी रियासत थी जी मुत्तहिदा हिंदुस्तान की, हैदराबाद दक्कन, और 82,000 इसका रकबा था। 82,000 मील इसका जी रकबा था और 1,60,00,000 आबादी थी। 1,60,00,000 आबादी थी हैदराबाद दक्कन की। हैदराबाद दक्कन के जो नवाब थे मीर लायक अली, मीर लायक अली, ये उसके सरबराह थे हैदराबाद दक्कन। अब हैदराबाद दक्कन की भी सिचुएशन ऐसी थी जैसे कि रियासत जूनागढ़ की थी। हैदराबाद दक्कन सारे का सारा जो था, सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो आपने जूनागढ़ बताया उसके भी हुक्मरान का बता दीजिएगा जी। उसके मैं बता देता हूँ, एक सेकंड सर जी। मैं आपको सब इसके 4-3, बल्कि अभी ये कश्मीर का भी आएगा, एक और रियासत है मुनाबाओ, ये सब के मैं नवाबों के आपको इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करता हूँ। अब हैदराबाद दक्कन 82,000 मील इसका रकबा था, 1,60,00,000 आबादी थी, और ये ज़मीनी रास्ते से पूरे का पूरा हिंदुस्तान के अंदर था, पाकिस्तान से ये बहुत दूर था। एक चीज़ और याद रखें, ये जो बंगाल था, जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम कहते थे, ये खुश्की के रास्ते पाकिस्तान से नहीं मिलता था। एक चीज़ याद रखें कि 1,000 मील का फासला था इस पाकिस्तान का, यानी कि मगरबी पाकिस्तान का, और ईस्ट पाकिस्तान का कितना, 1,000 मील का, और समुद्री रास्ते के ज़रिए ही हम जाते थे वहाँ। अब याद रखें कि जब 1971 की जंग हुई तो हमारे पास ज़मीनी रास्ता नहीं था बांग्लादेश में जाने का, यानी कि अब ये मौजूदा बांग्लादेश है, उस वक्त ये ईस्ट पाकिस्तान था। तो सेम सिचुएशन हैदराबाद दक्कन की थी कि यहाँ ज़मीनी रास्ता चारों तरफ से घिरा हुआ था मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर। तो ज़मीनी रास्ता चूँकि ये नहीं था, पाकिस्तान के साथ इसका कोई भी नहीं बनता था, लेकिन जो उसके नवाब थे वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ इलाक़ करें। तो यहाँ भी इंडियन फ़ौज ने, जो पटेल साहब थे वज़ीर दिफा, उन्होंने इस पे फ़ौजें भेज के, और नेहरू साहब ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी थी कि नवाब ऑफ हैदराबाद को कि हम आपको किसी सूरत पाकिस्तान के साथ हिलाक नहीं करने देंगे। और ये भी याद रखें कि ये वो स्टेट है हिस्ट्री के वाले से भी कि जहाँ निज़ामुल मुल्क इसका सरबराह था, पहला निज़ामुल मुल्क, जो कि औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने से पहले ही ये जो स्टेट थी, ये निज़ामुल मुल्क, और जितने भी इसके सरबराह आते थे यानी कि नवाब आते थे, वो अपने साथ निज़ाम का लक़ब इस्तेमाल करते थे। हैदराबाद दक्कन जो रियासत थी इसको, अब इसका भी जून 1948 को नीचे नजर आ रही है, जून 1948 को जो मीर लायक अली थे, इन्होंने इल्हाक का फैसला किया। असल में कुछ अब देखें, अरसा गुजरने के बाद जब तज्जिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि इन रियासतों ने पहले फैसला नहीं किया जब करने का टाइम था। 15 अगस्त की डेडलाइन थी जो कि लॉर्ड माउंटबेटन ने दी थी, तो इन्होंने बड़े लेट फैसले किए, सोचो बचार में गुजार दिए दिन कि इल्हाक करें ना करें। तो जून 1948 में जो बिल आखिर जो मीर लायक अली थे, इन्होंने ये बात मान ली
कि रायशुमारी करवाते हैं। अब रायशुमारी में तो ज़ाहिर है ये हिंदू स्टेट थी, याद रखें कि यहाँ पे जो तनासब था वो आई थिंक 65 हिंदू थे और 35 मुसलमान थे। इसलिए जो इसका फैसला जो था वो रायशुमारी के ज़रिए वो कह रहे थे कि करवा लें, वो नहीं मानता रहा। जून 1948 में उसने मान लिया अपनी लायका लेने के, ठीक है जी मैं इसका फैसला रायशुमारी से करवा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले ही जो इंडियन फौजें थी इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया और इस तरह ये जो थी स्टेट ये भी पाकिस्तान के साथ इलाक ना कर सकी। नहीं जी, ये था आज का हमारा जी टॉपिक। अब इससे रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, जितनी भी बुक्स हैं मेरे पास उससे। तो इससे ये होगा कि आप जो जो टॉपिक आप पढ़ते जाएंगे उसके रेलेवेंट क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको फौरी तो याद हो जाएंगे, एक उनकी डेट ज़हन में रहेगी। तो इसी वाले से इंशाल्लाह मैं आपको 2-3 बुक से जितने भी इसके रेलेवेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और जो भाई ने अभी बात की थी कि इनके नवाब्स, ये मैं आपको जितनी भी स्टेट है अभी ये कंटिन्यू है। अभी हमने सिर्फ 2 रियासतें पढ़ी हैं, अभी हमने कश्मीर भी पढ़ना है, मुनाबाव भी पढ़ना है और अभी एक और रियासत है। उसके बाद 4 रियासतों के पढ़ने के बाद इनके सारे जो जितने भी नवाब हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह उनके राजे हैं वो सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। हाँ जी, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आपके पास 5 मिनट हैं, कर सकते हैं। आज का हमारा सेशन ख़त्म हो गया है, अभी कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें। जी क्लियर है जी? जी सर क्लियर है। ठीक हो गया जी।